Okay, we had begun with the introduction of NGOs के NGOs क्या है, NGOs के functions क्या होते हैं, NGOs किस तरह काम करते हैं, किस तरह ये registered होते हैं, इनका basically मकसद क्या होता है, इनके काम करने का स्टाइल क्या होता है. This we discussed in the introduction of NGOs. फिर उसकी definitions की तरफ गए थे, फिर उसके बाद हम positive roles हमने सारे पढ़ लिए थे. So today we should be moving towards द नेगेटिव रोल ऑफ एनजीओज. अगर पिछले स्लाइड्स में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड इफ इट इज क्लियर वी शुड बी गोइंग. तो सबसे पहले हम नेगेटिव रोल्स की तरफ चलते हैं. पॉजिटिव रोल्स क्योंकि हमने कल पढ़ लिए थे, ठीक है, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव रोल्स की तरफ चलें और उनको समझने की कोशिश करें. रिमेंबर कि आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की चीजें आपसे पूछी जा रही हैं. कीपिंग दैट इन माइंड आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर को डिजाइन करना है. तो सबसे पहले हम नेगेटिव रोल को बिगिन करते हैं. पॉजिटिव रोल हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था. नाउ वी शुड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव रोल. नेगेटिव रोल में सबसे पहले ये होता है कि NGOs दे मैनिपुलेशन ऑफ जीनोसेंट्रिक पॉलिसीज. देखिए सबसे पहले याद रखें कि एथनोसेंट्रिज्म किसी भी सोसाइटी में सॉलिडरिटी करना वजह बनती है, ठीक है, लोगों को क्लोज करने की वजह बनती है, लोगों को यूनाइटेड रखने की वजह बनती है. लेकिन जब NGOs आ जाते हैं, एज वी ऑल नो दैट NGOs they are always guided and they all are funded with the external factors. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, वो उनको फंड करते हैं. तो इसी तरीके से जो भी शख्स उनको फंड करता है, वो शख्स या वो कंपनी या वो फर्म या वो ट्रस्ट उनको कुछ डायरेक्शंस भी देता है. तो उस डायरेक्शंस के साथ मैनिपुलेशन ऑफ जीनोसेंट्रिक पॉलिसीज, यानी जो ऐसी पॉलिसीज को किसी माशरे में इम्प्लीमेंट करवाता है जो कि गैर जो ममालिक होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई पोलियो का या कंट्रासेप्शंस का या फिर वुमेन डेवलपमेंट का या इस तरह की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पॉलिसी आती है, तो वो तमाम पॉलिसीज जो आती हैं वो जो डिज़ाइन होती है वो किसी UN के मुल्क में डिज़ाइन होती है, वो कोई अमेरिका में या यूरोप के किसी कंट्री में डिज़ाइन होती है. तो वो आइडियाज़ जो होते हैं वो यहाँ पर मैनिपुलेट किए जाती है. ये इसका नेगेटिव रोल है. मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल हम ये ले लेते हैं कि इन सोशियोलॉजी हम जब भी हम देखते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई बेबी बूम. बेबी बूम क्या है कि एक ऐसा जो है ना एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि जब पॉपुलेशन की तादाद बहुत कम हो गई थी, तो उसके बाद जब बहुत तेजी से या बहुत स्पीड से बच्चों की पैदाइश शुरू हो गई, तो उसे हम बेबी बूम कहते हैं. बेबी बूम it is an event or it is a duration in which the number of the babies were born with a rapid speed than the ordinary speed. मतलब हर किसी ने बच्चों को पैदा करना शुरू कर दिया ताकि पॉपुलेशन की तादाद बढ़ जाए. तो आज हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजीज क्या कहते हैं. हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजीज ये कहते हैं कि वी शुड हैव मोर देन वन मैरिज. हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजी ये भी कहते हैं कि भाई आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बढ़ाना है. तो लेकिन हमारे पास जब भी आते हैं, चाहे फैमिली वर्कर आता है, चाहे फॉर एग्जांपल UNFPA का कोई मेंबर आता है, कोई पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर आता है, या कोई भी जो है ना पॉपुलेशन से रिलेटेड आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज को फोकस करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर जो है ना एक मैरिज होनी चाहिए या लेट मैरिज होनी चाहिए. अगर मैरिज हो भी जाए तो कंट्रासेप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, या नंबर ऑफ बेबीज कम प्रोड्यूस करने चाहिए. तो ये क्या है, ये सारे वो आइडियाज हैं जो कि जीनोसेंट्रिक है, जो कि गैर मुल्कों में फॉलो की जाती है. ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑफ जीनोसेंट्रिक पॉलिसीज एग्जिस्ट, और ये तमाम किसके जरिए से की जाती है, ये तमाम हमारे NGOs की तरफ से की जाती हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी आज वुमेन राइट की बात करें, ठीक है, अगर वुमेन जिस तरह भी है हमारे रिलीजियस आइडियाज में या रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन का एक अलग मकाम है, जिस तरह उनको रिस्पेक्ट दी जाती है. लेकिन 8 मार्च वाले दिन जब वुमेन डे पर जिस तरह के कमेंट्स या जिस तरह के स्लोगन्स देखे जाते हैं, तो वो तमाम स्लोगन्स वो होते हैं जो कि यूरोप के होते हैं,
जो कि गैर मुल्कों में होते हैं, लेकिन वही चीजें यहाँ पर हम पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो इसका एक नेगेटिव रोल ये है कि ये एथनोसेंट्रिक को डिस्करेज करता है और जीनोसेंट्रिक पॉलिसीज को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। Second, interference in the politics and policy making, also involved in immoral activities, interference, control of local government. एनजीओ का काम क्या होता है? आते तो ये वेलफेयर सर्विसेज के साथ है, इनका मकसद यही होता है, इनकी रजिस्ट्रेशन ऐसी ही होती है कि भाई इन्होंने अच्छा काम करना है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी जो है उनको प्रॉब्लम से निकालना है, उनके जो है ना प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। लेकिन क्या होता है, चूंकि इनके पास पैसा बहुत फरावानी में मौजूद होता है, तो ये उनकी डिस्गाइज में, यानी उनका लिबास ओढ़ते हुए, उनका लुबादा ओढ़ते हुए वो आ तो जाते हैं इस मुल्क, लेकिन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। अक्सर तो इमोरल एक्टिविटीज में भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली, very sorry to say, there are some NGOs who are just involved in prostitution, those who are involved in drug peddling, those who are involved in human trafficking, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो ये तमाम एक्टिविटीज इनमें वो की जाती है। जैसे इसकी सिंपल मिसाल ले लें, जैसे एक वक्त में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट 1600 बीसी में हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई, एक ट्रेड के बिजनेस के तौर पर, ठीक है, एक ट्रेड के इंस्टीट्यूशन के तौर पर। लेकिन देखते ही देखते वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे जो अंग्रेजों की हुकूमत है वो कायम कर ली। वो इस वजह से क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी मदद से होने लगी, लोगों के सरदार नवाब वडेरा वो उनकी मदद से जो है ना वो होने लगे। हमारे सरदारों ने अक्सर सरेंडर कर दिया, उनको एक बाकायदा स्टिपेंड मिलने लगा एनजीओ की तरफ से। तो इस सूरत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलना शुरू हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। और एक वक्त में ऐसा आया, बिकॉज दे हैड इनफ मनी, दे हैड इनफ स्ट्रेंथ, दे हैव इनफ पावर, देयरफॉर दे स्टार्टेड रेगुलेटिंग द होल सोसाइटी। तो इनका ये होता है कि ये पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, ये हमारे पास जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं इमोरल एक्टिविटीज में। इसकी एक मिसाल ये ले लें कि जैसे हमारे पास फॉर इंस्टेंस उसामा बिन लादेन को सवात में जो है ना वो एसिसिनेट किया गया, वहां पर उस पर बॉम्बिंग वगैरह की गई। तो उस अभी देखिए वो था पाकिस्तान में, लेकिन उसकी जो मौजूदगी की जो खबर थी वो एनजीओ वालों ने प्रोवाइड की कि यहाँ पर एक ऐसा घर मौजूद है जहाँ पर बच्चे मौजूद है, लेकिन उनको पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाए जाते, जहाँ पर एक्सेस करना मुश्किल है। और यही क्या हुआ, यही नॉलेज आपकी लीक आउट हुई और ये अमेरिकन जो जहाज थे वो रातों रात आए और उन्होंने उसामा बिन लादेन को वहीं पर एसिसिनेट किया। तो कहने का मकसद क्या था कि एनजीओ का काम ये नहीं होता, एनजीओ का काम वेलफेयर करना होता है, लेकिन उससे पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी पे, पाकिस्तान की जो है ना एक शनाख्त पे बहुत गहरा असर पड़ा। पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनली खराब हुआ। तो ये क्या होता है, ये एनजीओ इस तरह की एक्टिविटीज होते हैं। अक्सर इस तरह होता है कि आपके इलाके में ये लोग डेटा कलेक्शन के लिए आ जाते हैं, आपके घरों में विजिट कर लेते हैं, विजिट करने के साथ साथ आपको पोलियो ड्रॉप्स पिला देते हैं आपके बच्चों को, या कोई इस तरह के और जो है ना आपको पिल्स दे देते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं, या कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं। तो वो तो इनका एक प्राइमरी मकसद वो नहीं होता, ये तो सेकेंडरी आपको एक चीज प्रोवाइड कर ली। लेकिन प्राइमरी ये होता है, वो देखते हैं कि भाई इस घर में इस वक्त कौन से मेल्स है, कौन से फीमेल्स हैं, इनके घर का बिल्डिंग किस तरीके से है, इनके लोग किस तरह से हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, कौन सी जुबान नहीं बोलते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर डेटा दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ लीक आउट करते हैं। तो ये इनका एक नेगेटिव रोल है, ठीक है। हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोपेगेशन ऑफ फॉरेन टास्क और प्लान्स। यूजुअली क्या होता है कि जो फॉरेन प्लान्स इनको मिलते हैं, फॉरेन टारगेट जो मिलते हैं, जो गैर मुल्कों की तरफ से जो इनको टारगेट्स मिलते हैं, वो बहुत आसानी से ये लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत होते हैं, ये लोग, इनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, ये जो है ना किसी को भी करप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि देयर इज अ मैकेनिज्म कि कोई भी एनजीओ जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका बाकायदा ग्राउंड चेक किया जाता है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको चेक करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि इनके पास फैसिलिटीज या रिसोर्सेज बहुत होते हैं और इंसान लालची है कुदरती तौर पर, ठीक है, उसको मुख्तलिफ किस्म के लालच होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है
बिकॉज ऑफ दीज ऑल, अगर वो फॉर एग्जांपल अच्छे मकसद के लिए काम नहीं भी कर रहा होता है तो वो ग्राउंड चेक करने के लिए जो जाते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जाते हैं, जो पुलिस के जाते हैं, या जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, तो उनको जब वो खाने पीने की जो दावत दे देते हैं या कुछ ना कुछ इधर उधर की जो है ना कुछ गिफ्ट दे देते हैं, तो उससे वो सिक्योरिटी क्लियरेंस आसानी पर आसानी से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव कि उनका जो है ना वो फॉरेन टास्क को प्रोपेगेट करते हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको जिस इलाके में वो काम कर रहा है उस इलाके में रहते हुए ही अपने टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि एज फॉरेन फंडेड दे वर्क एज एजेंट टू डिस्टेबलाइज द सोसाइटी। It may work for charity grounds, yet works for their own purposes as guided by the external forces. कि ये क्या करते हैं, ये जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन होती है, या आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं, या आपके सरकारी इदारों से डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके स्कूलों से डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके इलाकों से डेटा कलेक्ट करते हैं। इवन आप देखें कि एनजीओ की हर घर तक रसाई मौजूद है। पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले आपके घर घर तक पहुंचते हैं, फैमिली वर्कर्स आपके घर घर तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसी तरह कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स आपके घर घर तक पहुंचते हैं। आपके स्कूल्स में बच्चे आप उससे फ्री नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट्स में बच्चे उनसे फ्री नहीं है। तो क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पोलियो नहीं पिलाए जाते, तो बाय फोर्स आपके बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये फॉरेन फॉरेन फंडेड होते हैं, इनको बाहर मुल्कों से इनको पैसा मिल रहा होता है। तो बेसिकली आपको तो नजर ये आ रहा था कि ये हमारे फायदे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आपके नॉलेज को, आपके डेटा को वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो बाहर लेकर चला जाते हैं। मिसाल के तौर पर, इसकी सिंपल मिसाल ऐसे ले ले, जैसे हमारी हर हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई ना कोई मीटिंग होती है। ठीक है, तो उस मीटिंग में एनजीओ वाले उसको डिजाइन करते हैं, हमसे सारा डेटा कि खुशदार में क्या हो रहा है, तुर्बत में क्या हो रहा है, नोशकी में क्या हो रहा है, किस किस्म के एनजीओ की एक्टिविटीज हो रही हैं, या मिसाल के तौर पे आपको काम करने में क्या मुश्किलात पेश आ रही है, किस किस्म के कंडीशंस है, आया काम करने की कंडीशन फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, क्या इतना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, क्या चीजें सही जा रही है, क्या गलत जा रही है। तो हमसे फीडबैक लेते हैं। हमसे फीडबैक लेने के बाद वो सारे जो हमारी फीडबैक्स होते हैं, वही जो हमारी जो चीजें होती है, वो लोग अपने मीटिंग के मिनट्स के तौर पर आगे अपने हेड ऑफिस को भेज देते, और अपने हेड ऑफिस वाले फिर आगे लोगों को फॉरवर्ड कर देते। तो कहने का मकसद क्या है कि ये क्या करते हैं, हमें और आपको हमारे से जो नॉलेज लेते हैं, फिर ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। बात इसमें ऐसे भी नहीं है कि सारे नेगेटिव हैं, कुछ एनजीओ इस तरह हैं जो कि नेगेटिवली फंक्शन कर रहे होते हैं और मोस्टली पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब में बहुत सारे नेगेटिव चीजें और भी अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका एक नेगेटिव रोल ये भी हो सकता है कि इट एलिमिनेट्स लोकल एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और कल्चर। जो हमारा ट्रेडिशन हमें सिखाता है, जो हमारी कल्चर हमें सिखाता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, लाइफस्टाइल को खत्म कर देता है, और कोशिश करता है कि जो न्यू और मॉडर्न या यूरोपियन जो कल्चर है उसको हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करवाने की ये कोशिश करते हैं। तो इससे हमारे जो लोकल कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर, मैं हमारे वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, जो सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस होते हैं। ठीक है, या डाउरी के केसेस होते हैं, या फॉर एग्जांपल वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो हमारे पास अक्सर आते हैं, तो हम उसको या तो खुद रिजॉल्व करते हैं, या हम अगर किसी एनजीओ को रिजॉल्व करने के लिए भेज देते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि उनके बीच में डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल या हमारे रिलीजियस लाइफस्टाइल या कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर लोगों ने ऐसी आइडियोलॉजी फैला दी है कि आजकल मेल का फीमेल को डिवोर्स देना कोई बड़े बड़ा गुनाह तस्वुर नहीं किया जाता, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर तस्वुर नहीं किया जाता। किसी फीमेल का हस्बैंड से खुला लेना कोई बड़ा ब्लंडर तस्वुर नहीं किया जाता। किसी कपल का सेपरेट होना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। ठीक है, या और भी बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल है, जैसे जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, कि मेल जो है ना फीमेल्स को मेल्स के साथ इतनी इतनी अवेयरनेस दी जाती है कि वो हर बात पर मेल्स के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल इवल्स जन्म लेते हैं। इट अराइजेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड रिलीजियस आइडियोलॉजीज। देखें, हमारे पास ज्यादातर ये होता है कि हमारे रिलीजन को, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल पोलियो ड्रॉप्स का हमारे लोग नहीं पिलाते, वो इस वजह से कि वो मजहब का जो है ना एक एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है। इसी तरह कंट्रासेप्शन का फैमिली प्लानिंग वालों को लोग इंडोर्स नहीं करते, वो इस वजह से कि भाई फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग का कोई इशू है हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो ज्यादातर एनजीओ को इसलिए भी पॉजिटिवली कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उनको क्या होता है
कि ये रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बिल्कुल खिलाफ जा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कल्चर है वो अपने साइंटिफिक रीजनिंग की बुनियाद पर बात करते हैं, और हमारा रिलीजन जो है ना उन चीजों को परमानेंट नहीं करता। मिस यूज ऑफ फाइनेंस, अनस्किल्ड और ब्लू आइड स्टाफ और नेपोटिज्म। एनजीओ में एक नेगेटिव क्वालिटी ये है कि इसमें जो है ना नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होती है। हर कोई अपने मामे चाचे अपने जानने वालों को नौकरियों पर रख देता है, ठीक है, तो वहां पर अपने लोगों को नवाजा जाता है। और जो मेरिटोक्रेसी है उसका कत्ले आम होता है, नेपोटिज्म होता है, हर कोई अपने लोगों को एडजस्ट करता है, अपने लोगों को फाइनेंस देते हैं, और फाइनेंस का भी मिसयूज होता है, ठीक है, कि वो अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें मौजूद होते हैं। फाइनेंस की मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं होती। कहते फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम होता है, अगर उस पर 1,000 रुपये खर्चा आता है तो डॉक्यूमेंटेशन में वो लोग 1 लाख रुपए लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर 500 रुपए का खाना खिलाया हुआ होता है तो वहां पर हेड 5,000 का लिखते हैं। तो मिस यूज ऑफ फाइनेंस भी होता है जिसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो आई होप नेगेटिव रोल्स आर क्लियर टू एवरीबडी। If you have any question, you may please drop your question in the chat box. Over to you all, please. Anan Khan, Dr. Fareed Afridi, ये किस चीज का फैसिलिटेटर था? If you could please clarify. I hope it is clear to everybody. Can we go ahead? Okay, this is ये क्या हो गया, ये आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई कि डॉक्टर फरीद अफरीदी वाज अ फैसिलिटेटर, तो आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट। तो आप अपने नेगेटिव रोल में इस तरह की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, इसको बाकायदा आप बोर्ड में लिख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन राइटिंग अ गुड इन आर्गुमेंटेटिव पॉइंट। सो वी शैल गो अहेड। कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वट एवर पॉजिटिव रोल्स आर देयर और वट एवर द नेगेटिव रोल्स आर देयर। कुछ सजेशंस हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिसको यूज करते हुए हम एनजीओ की कंडीशन को, एनजीओ की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि दे शुड बी रिस्ट्रेन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी ये है कि ठीक है, एक एनजीओ है, उस एनजीओ की आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, आपने उसको इजाजत दे दी कि यू कैन कम एंड यू कैन work for the betterment of the society, but internal affairs, particularly those that are dealing with the religious dogmas, that deal with the political ideology, that should not be compromised, ठीक है। उनकी बार बार चेक एंड बैलेंस उन पे होना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आपने इस डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए, एंड दे शुड बी प्रॉपरली रेगुलेटेड। सो दिस इज वन ऑफ द सजेशंस। Proper MOUs and working manifestos should be signed and implemented properly. जैसे ही ये आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आते हैं, तो प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके साथ साइन होने चाहिए, इनका वर्किंग मैनिफेस्टो इनके साथ साइन होना चाहिए, ठीक है। और इनको कहा जाना चाहिए कि आपने इसी डोमेन में या इसी लिमिट में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करना है। अगर आप इनसे डेविएट करेंगे तो आपकी लाइसेंस क्लियर कैंसिल कर दिए जाएंगे, और आपको टाइम एंड अगेन जो है ना इन चीजों की वायलेशन पर आपको चार्ज भी किया जा सकता है। तो एमओयूज भी साइन होने चाहिए, हर चीज को रिटर्न और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कल को आप कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है या कोई भी कॉम्प्रोमाइज्ड एक्टिविटी होती है, तो फिर आप उसमें इनको मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, ठीक है। Another suggestion is that proper security checks should be carried out. इनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन शुड बी कंडक्टेड ऑफ द ऑफिशियल्स एंड देयर एक्टिविटीज में बी चेक्ड रेगुलेटेड एवरी नाउ एंड देन। सबसे पहले ये है कि इसका जो ग्राउंड चेक होना चाहिए, जो सिक्योरिटी चेक होना चाहिए कि ये कहाँ पर रहते हैं, जो फॉरेन कंट्री के विजिटर्स आते हैं वो क्या आइडिया लेकर आते हैं, क्या आइडिया लेकर जाते हैं, कौन लोग उनके साथ मिलते हैं, कौन लोग उनके साथ बैठते हैं,
कौन सी बातें वो करते हैं, बाकायदा उनका सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और बार बार उनकी रजिस्ट्रेशन, ये इस तरह होता है कि इस तरह नहीं कि एक बार आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कर ली एंड दैट्स इट, नहीं, आप उनकी परफॉर्मेंसेस को चेक करें, आप उनकी ईयरली जो है ना आप उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एनुअली उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाय एनुअली कर सकते हैं। और ये इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको टाइम एंड अगेन चेक करनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना हो जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसपे तमाम चीजें रिटर्न में होती है कि हम किस किस चीज पर काम करेंगे, किस किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन लोग स्टेट के हक में काम कर रहे हैं और कौन सी चीजें स्टेट के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उनको हमने प्रॉपर मैकेनिज्म में वो करना चाहिए। देन दे शुड नॉट इंटरफेयर और वायलेट द कल्चरल ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस। मतलब ये है कि वट एवर द एनजीओज आर देयर, चाहे वो यूएन से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी एनजीओज है, उनको ये बताना चाहिए कि ठीक है, यू आर परमिटेड टू वर्क विद इन एनी वेसिनिटी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कोई भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशनल जो आइडियोलॉजीज है उनके खिलाफ लोगों को कोई भी चीज नहीं सिखानी। मिसाल के तौर पर ठीक है, आप सबको सिलाई कढ़ाई सिखाए, लेकिन उनको ये ना सिखाए कि आप अपने हस्बैंड से जो है ना डिवोर्स ले लें, या आपकी राइट्स की वोलेशन हो रही है, या आप उनको इस चीज पर लाइक यूजुअली क्या होता है हमारे मीटिंग्स में, अक्सर एक एजेंडा बहुत ज्यादा आता है। उस एजेंडा में हम अक्सर ये कहते हैं कि यार आपने फीमेल्स को इतनी ज्यादा अवेयरनेस दे दी है कि वो, वेरी सॉरी टू से, कि वो हल्क तक अपने मुंह तक जो है ना वो बढ़ चुकी हैं, उनके पास अवेयरनेस आ चुकी है कि हमारे हकूक की है, हमारे हकूक की है, हमारे हकूक की है। लेकिन हमारा माशरा ट्रेडिशनल माशरा है, और वहां पर हम लोगों को आसानी से मतलब उन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कुछ चीजों पर। तो जब आप उनको अवेयरनेस दे देते हैं, फीमेल्स को अवेयरनेस दे देते हैं, लेकिन मेल्स को आप इन्वॉल्व नहीं करते, मेल्स को आप बताते नहीं, क्योंकि हमेशा वायलेशन ज्यादातर मेल्स की तरफ से होती है, एक्सप्लॉयटेशन मेल की तरफ से होती है। तो जब आप मेल को सिखाते ही नहीं है, मेल को बताते ही नहीं है कि फीमेल्स की राइट क्या है, फीमेल्स को किस तरह डील करना चाहिए, फीमेल्स को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वायलेशन होगी, ठीक है। तो हम उनको बताते हैं कि यू शुड ब्रिंग देम आउट। आपने ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक कहानी सुन ली या एक तरफ का आपने बात सुन ली और फिर आपने उस पर अपना जजमेंट दे दिया, नहीं। एक अच्छा जज यही होता है, एक अच्छा सोशल वर्कर यही होता है जो दोनों पार्टीज को सुनता है और उसकी बुनियाद पर अपने जजमेंट को डिजाइन करता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको बताना चाहिए कि यू शुड नॉट डेविएट, और आपने कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं लेकर आना चाहिए जो कि कल्चरल ट्रेडिशन से खिलाफ हो। Measures, policies, accreditation, certification may be designed by government to stop them deviating from the purposes. ये क्या होता है कि यूजुअली हमारे पास जो एनजीओ काम करते हैं, तो अगर वो एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको एप्रिसिएशन की सर्टिफिकेट दें, आप उनको डिप्लोमास दें, आप उनको एक्रेडिटेशन दें, आप उनको जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो प्लानिंग्स हैं उनमें आप उनको वो करें, मिसाल के तौर पे आप उनको अप्रिशिएट करें, ताकि वो मजीद अच्छी तरीके से काम कर सके। लेकिन जो एनजीओज आपके नेगेटिवली काम कर रहे होते हैं, जो चीज जो आपके फॉर एग्जांपल ब्लैक लिस्टेड आपके एनजीओज होते हैं, तो फिर आप उनकी नॉमिनेशन को, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें, आप उनको डिबार कर दें कि भाई इतने अरसे तक आप हमारे मुल्क में काम नहीं कर सकते। जिससे क्या होगा, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में या जो मैनिफेस्टो उन्होंने डिजाइन किया उसके अंदर रहते हुए वो अपना काम करेंगे, ठीक है। एंड देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी इंश्योर, कि इनमें जितना भी बजट आता है, इनमें जितना भी ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, इस चीज का देखा जाए कि उनके पैसे सही जगह पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे, क्योंकि वो आ रहे तो पाकिस्तान के नाम पे है ना, ऐसे तो नहीं है। बेशक जो भी मिल रहा है, चैरिटी मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, आर्म्स मिल रहे हैं, जो कुछ भी मिल रहा है, लेकिन आ रहे तो पाकिस्तान के नाम पे, तो उसकी एक रेगुलेशन होनी चाहिए, उनका एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आया, किस जगह पे इन्वेस्ट किया, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया, आया पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया, नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया, तो उनकी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, उनका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। It should be more reliable, valid and improved in the performance। इनको बताना चाहिए कि भाई आपने अपनी परफॉर्मेंस वक्त के साथ साथ इंप्रूव करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ओल्ड ही माइंडसेट के साथ, ओल्ड ही स्टाइल के साथ बार बार एक एक्टिविटी करें और बस उसी तरीके से आप बस सिर्फ एनजीओ से पैसा ले रहे हो और आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं हो। तो इनको टाइम एंड अगेन इनको बताना चाहिए कि आप इस एरिया में काम करें, बिकॉज ये तमाम रेगुलेट करती है गवर्नमेंट के अंदर। तो जितनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, जितनी प्रॉपर गाइडलाइंस या डायरेक्शंस के साथ गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट करेगी, उसी तरीके से ये
अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो इनको मोर रिलायबल बनाना चाहिए, इनको मोर वैलिड बनाना चाहिए, और इनको कहा जाना चाहिए कि आप अपने परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करें। इट शुड नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डेटा टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए, चूंकि ये हमारे घरों में आकर हम तक एक्सेस करते हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, ये हमारे बच्चों की तादाद को जानते हैं, ये हमारे हर चीज के बारे में वाकिफ होते हैं, ठीक है, हमारा डेटा हर जगह पर अवेलेबल होता है। तो ये इनको इन चीज के लिए इंश्योर करवाना चाहिए कि आप ये डेटा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके डोनर्स होते हैं उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यस जाहिद, दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इन बीसीआरए, लेकिन बीसीआरए मैंने आपको जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान चैरिटीज एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ये आपको रेगुलेट तो कर, रजिस्ट्रेशन तो कर देता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद कोई इवेलुएशन, कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता कि वेदर आप वाकई इस तरह के इदारे हो या नहीं हो। आजकल बहुत सारे इदारे 10,000, 15,000, 20,000 देकर अपने आप को रजिस्टर तो कर देते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं होती, उनकी जो है ना नॉमिनेशन कोई भी नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस को कोई चेक नहीं किया जाता। तो ये इन तमाम चीज़ों से हम प्रैक्टिकली वाकिफ है, तो ये तमाम चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इट शुड पब्लिश और शेयर द क्वार्टरली, बाय एनुअली और एनुअली प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर एवेल्युएशन। एनजीओ के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, वो अपनी पब्लिकेशंस करें, वो अपने परफॉर्मेंस का ग्राफ बताएं कि वेदर एज टू वेदर दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट और नॉट, क्या उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज है, क्या वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करें, जिसको पब्लिक किया जाए, और फिर तमाम लोग उससे फायदा उठा सके कि ये एक्टिविटीज है, जिससे अवेयरनेस भी लोगों में आएगी और लोगों को इनके वर्क डोमेन्स के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। इट शुड मेंटेन और अपडेट इट्स रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल डिटेल्स फॉर ऑडिट। इनके पास अपना तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि किन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया, कैसे अपॉइंट किया, कितनी इनकी सैलरीज जा रही होती हैं, इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इनके तमाम ऑडिट के लिए जो इनका जो होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, इनके जो रजिस्टर होते हैं, इनका जो अकाउंट्स का जो सेक्शन होता है वो तमाम वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि इनकी प्रॉपर ऑडिटिंग की जाए, ताकि इनके प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की जाए, ताकि पता चल सके कि ये इफेक्टिवली काम करे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे शुड बी आस्क्ड टू वर्क मोर इन रूरल एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स। हमारे पाकिस्तान का तकरीबन 68% जो पॉपुलेशन है हमारे गांव और देहातों में रहता है, ठीक है। तो एनजीओ वालों को इस चीज के लिए इंकरेज करना चाहिए कि वो जाकर देहातों में काम करें, जहां पर लोग गरीब है, जहां पर लोग इस तरह की वेलफेयर की एक्टिविटीज या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है देन सिटीज। तमाम क्या करते हैं हमारे एनजीओ वाले ज्यादातर बस सिटीज में अपने आ जाते हैं, सिटीज में अपने सेमिनार्स करवा देते हैं, सिटीज में अपनी एक्टिविटीज करवा लेते हैं, और जो है ना देहातों में काम ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है, उससे सिवरल एनजीओज आर वर्किंग ऑन द सेम इश्यूज। एक तो ये कि सारे जो है ना यूएन वुमेन भी वुमेन पे काम कर रहा है, ब्रेकिंग बैरियर्स भी वुमेन पे काम कर रहा है, यूएनएफपीए भी वुमेन पे काम कर रहा है, रोजान भी वुमेन पे काम कर रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ एनजीओ है जो वुमेन पे काम कर रहे हैं, सिटी में काम कर रहे हैं, सिटी वाले सब पर काम हो चुके हैं। बार बार यही चीजें जो है ना डुप्लीकेट हो रही हैं, सेम इश्यूज बार बार सामने आ रहे हैं, और फंड भी हमारा जो है ना वो जाया हो रहा है, इसी लोगों पर बार बार वो कर रहे हैं। हमारे जो गांव और देहातों में जो लोग हैं वो डिप्राइव है। तो इनको चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन सिटीज से बाहर रहती है, दूर दराज इलाकों में रहती है, तो आप वहां जाकर काम करें ताकि वहां पर आपकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, रादर देन कि तमाम एनजीओ सिटीज में ही काम कर रही है, यहाँ पर एक ही काम, एक ही चीज बार बार हमें 10 बार, 15 बार, 20 बार हमारी हमारी सेशंस होते हैं और हमें बताई जाती है, और हमें वही पुरानी चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं। इससे फंड का भी ज़या होता है, डुप्लीकेशन भी आते हैं, और हमारे जो सिटीज होते हैं वो हमेशा डिप्राइव रहते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस। आप इसमें मजीद सजेशंस का भी इजाफा कर सकते हैं। इफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज ड्रॉप मी क्लियर, इफ नॉट देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ, ताकि फिर हम आगे चल सकें।
यस दीज ऑल सजेशंस आर एप्लीकेबल, ठीक है, सोशल वेलफेयर में, क्योंकि ये तमाम एनजीओज वगैरह होते हैं या जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन तमाम के लिए आप उनको कर सकते हैं कि आप उनकी चेकिंग करें, आप उसमें जो है ना डेटा को लीक आउट होने ना दें, आप अपनी चाहे कोई भी हो, मिसाल के तौर पर आपकी एजुकेशन के बारे में आता है तो होना चाहिए कि भाई एजुकेशन मेरा कॉलेज अपना एनुअल, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो अपना रिपोर्ट शाया करें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, उनको बताएं कि भाई आप अपनी रिपोर्ट बताएं, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, जैसे बैंक्स होते हैं तमाम अपने बैंक जो है ना रजिस्टर करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो नेशनल बैंक्स के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये तमाम जो सजेशंस आए, इन तमाम सजेशंस को आप मोल्ड करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वेरी एमओयूज कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई भी ऐसे पॉइंट जिस पर गवर्नमेंट और एनजीओ आकर इस चीज पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि हम इस चीज पर और इस डोमेन में रहते हुए काम करेंगे, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको हम एमओयूज कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर टू एवरीबॉडी, एनीवन? Okay, so see you all inshallah in the next half with the next social issue. Till that अल्लाह ने के बाद तो आपने ये जो हमने पढ़ा ना कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, तो ये तमाम चीजें जो यहाँ पर हमने मेजर्स बताई हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में भी इंक्लूड कर सकती हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, इस तरीके से ये जो सजेशंस हैं, इन सजेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में भी यही चीजें होती है कि आपने प्रॉपर रजिस्टर आपका होना चाहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास डेटा मेंटेन होना चाहिए, आपकी एनुअल जो है ना परफॉर्मेंस पर आपको एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए, आप इसको पब्लिश करें, आपका बजट मेंटेन होना चाहिए, आपकी प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, आपका नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का हिस्सा बनती है। आई होप इट्स क्लियर। तो सी यू ऑल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट हाफ, टिल दैट अल्लाह ने के बाद।